रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं विभिन्न विषयों पर, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर पर और इसके साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर, जिससे चिंता देश में बढ़ रही है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स आयुर्वेदिक दिल्ली के डीन प्रोफेसर महेश व्यास जी। मैं महेश व्यास जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार महेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो कोरोना भी बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, जबकि सबको वैक्सीन के टीकाकरण भी हो चुका है ज्यादातर को, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद क्या कहता है, किस तरह की तैयारी आयुर्वेद की है? जी देखिए, जो संक्रामक रोग रहते हैं जी, एक फैलने का वो रहता है, और जिस समय प्रारंभ होता है इन्फेक्शन तो सभी तरफ फैलता ही है। हाँ। अभी पिछली बार डेल्टा वेरिएंट था, हाँ। इस बार का जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है जी। और ये इनके जो म्यूटेशन होते हैं रूप बदलते हैं, हाँ। और उससे एक नया वेरिएंट तैयार हो जाता है जी। और जो नया वेरिएंट तैयार होता है वो कितना प्रभावी है, यही उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत ज्यादा घातक है तो वैसा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जो ओमिक्रॉन है इसकी एक मेन विशेषता है कि ये इन्फेक्शन रेट इसमें बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ तक कहा गया कि अगर पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आप मात्र 10 सेकंड अगर आ गए, अच्छा, तो 10 सेकंड में भी ये पॉजिटिव कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर विदाउट मास्क दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल पास में डिस्टेंस नहीं रख रखा है, और एक पॉजिटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव कर देता है। अच्छा। और इसके कारण जब व्यक्ति घर पहुंचता है तो घर के जितने सदस्य हैं फिर उनको भी पॉजिटिव कर देता है। तो डेल्टा वेरिएंट में कैजुअलिटी रेट यह कहना चाहिए कि उसकी जो है मारक क्षमता ज्यादा थी, कि उसके कारण डेथ बहुत ज्यादा होती। इस वाले की जो है वो इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है कि तुरंत इन्फेक्ट कर देता है। अब बात आती है सिविरिटी की। तब सिविरिटी दोनों वेरिएंट की अपनी अपनी अलग अलग है। वो डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करता था, हाँ। ये जो श्वास नली है उसमें जाकर के इन्फेक्शन करता है। तो श्वास नली के इन्फेक्शन को क्या है कि जल्दी से क्योर कर देते हैं। जैसे सिंपल अपनों ने कोई भी गर्म पानी लिया या जो अपने उपाय हैं आयुर्वेद के, इनसे भी अपन वो कर देते हैं। और लंग्स में पहुंचने के बाद में थोड़ा सा क्योर करने में, मैनेजमेंट करने में थोड़ा अधिक समय लगता था। उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ना, इन तीनों की जरूरत उसमें पड़ती थी। लेकिन क्योंकि श्वास नली में ये कर रहा है, इसलिए न तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना है, न वेंटिलेटर की जरूरत है, न हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको ओमिक्रॉन को बड़े हल्के में ले लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कारण भी जो जिनको पहले से डायबिटीज है, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, उनमें सिविरिटी भी आ सकती है इसके कारण, मतलब जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है। ये सावधान हम सबको रहना है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस बता रखे हैं उसको सबको फॉलो करना है। ये नहीं सोचना कि तो सिंपल कफ कोल्ड है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कफ कोल्ड में इतना घर में अगर किसी एक को सर्दी खांसी है तो दूसरे को तुरंत नहीं होती है, लेकिन ये तुरंत हो जाता है, इसलिए इन्फेक्शन इसके द्वारा होता है। तो इसको हम ध्यान रखें, इनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान रख लें कि भाई ये लक्षण अगर मिल रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि सिंपल कफ कोल्ड या फीवर नहीं है, वायरल नहीं है, ये कोविड ही है। और कोविड में अधिकतम ओमिक्रॉन है। जैसे अभी एक हॉस्पिटल में करीब 32 पेशेंट एडमिट थे जी। उन 32 पेशेंटों का टेस्ट किया गया और उनका जीनोम सीक्वेंस भी कराया गया, तो उन 42 में से 27 ओमिक्रॉन के निकले। अच्छा। तो आरटीपीसीआर टेस्ट किया मीन्स कोविड पॉजिटिव है। कोविड के बाद उसको देखना है कि वो डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है। तो अभी जितने मिल रहे हैं उसमें मैक्सिमम मीन्स कहना चाहिए कि 80-85% जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं। और अब तो मिनिस्ट्री ने यहाँ तक कर दिया है कि अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है टेस्ट करवाएंगे। सिम्टम्स नहीं मिल रहा तो टेस्ट नहीं करवाएं, लेकिन प्रिकॉशन सब रखें। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमको इस कंडीशन से उभरना है। और इन्वेस्टिगेशन को उससे उभरता नहीं। इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ हमको पता लगता है कि मैं ओमिक्रॉन मेरे को है या डेल्टा है या मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हूँ, बस। हम अगर एप्रोप्रिएट ध्यान रखें तो इन सब अवस्थाओं से हम बड़े अच्छे से बच सकते हैं। और जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी करीब 2 लाख पर डे के ऊपर हम पहुंचे हैं। दिल्ली का 27,000 से ऊपर पहुंच चुका है जो 24 आवर्स का।
आगे थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, अभी बढ़ेगा, हम सावधान रहे तो इसको वापस ग्राफ को नीचे ला सकते हैं। और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये ग्राफ कितना ही ऊपर तक पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस जानकारी से व्यक्तियों को घबराना नहीं है, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमको और ज्यादा अवेयर होना है, और ज्यादा हमको सावधान होना है, ताकि हमको इसको रोकने में हम कुछ न कुछ कारगर सिद्ध हो पाए। तो ओमिक्रॉन जो है वो इन्फेक्शियस वो है ही, और इससे हम सबको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल जी जी। जैसे आयु वर्ग के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो और बीमार जो ज्यादा रहे हैं, तो इनमें किस में ज्यादा इस तरह के जो ओमिक्रॉन का और इसका असर जो पड़ रहा है, दोबारा से जो कोरोना हो रहा है, वो किस आयु वर्ग में हो रहा है या सभी में स्पेसिफिक है? जी देखिए, वैसे ये सभी एज ग्रुप में हो रहा है, पर पहला और दूसरा जो था वो बच्चों में कम दिखाई दिया था, ये बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। और चूंकि बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन बहुत कम था, बिलो 18 वालों का अभी शुरू हुआ है, तो उनमें अभी वैक्सीनेशन कम है। तो हमको बच्चों को भी कहना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखना है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना, उनके भोजन का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अभी गवर्नमेंट ने खास तौर से जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, 60 के ऊपर हैं, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर, उनके लिए बूस्टर डोज शुरू किया। उसका कारण ये कि इनमें पॉसिबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं जो फ्रंट लाइन वाले, और ओल्ड एज में थोड़ी सी इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से कम होती है, तो ओल्ड एज में भी वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। पर ये देखा गया कि जिनका बाहर निकलने की हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, कि जो बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, घर पे भी पूरा अप्रोप्रिएट ध्यान रख रहे हैं, उनमें बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। इवन यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी अगर इन नियमों का पालन कर रहे हैं, बराबर मास्क लगा रहे हैं, और कहना चाहिए कि हैंड वॉश और ये सब टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो उनमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। तो हम अगर सावधानी रखेंगे तो समस्या से बड़े अच्छे से जल्दी से जो है जात पालेंगे। सर, दो बातें हैं। एक तो मेडिसिन किट, आपने पहले जब कोरोना का दूसरी लहर आई थी उस समय आयुर्वेद की मेडिसिन किट ने बहुत काम किया था, और लोगों को जो काढ़ा है या जिस तरह की बातें हुई थी उस पर काफी असर भी पड़ा, और बहुत सारे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अब इस समय में दो चीजें हैं। एक तो किस तरह का आपकी मेडिसिन किट में कुछ बदलाव हुआ है जो उस समय की दूसरी लहर की थी, और साथ में खान पान लोग क्या रखें, सर्दी का मौसम है, उस समय गर्मी थी, और सर्दी भी अब इतनी ज्यादा हो रही है कि उस ऐसे समय में जो सांस के रोगी हैं उनको भी दिक्कत है, तो वो किस तरह की सावधानी बरतें? जी जी, इसमें मेरा ये कहना है कि एक सामान्य चीजें तो हर व्यक्ति को ध्यान रखना है कि बार बार हाथ धोना है, बाहरी वस्तु को अगर टच किया है तो सैनिटाइज जरूर करें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, किसी को हाथ जो वो छुए नहीं, और टीका जिनने नहीं लगाया वो सब पहले टीका लगवाएं। अब बात आती है आयुर्वेद के माध्यम से, तो आयुर्वेद ने खास तौर से जो कहा है कि इस ओमिक्रॉन की कंडीशन में या इस अभी जो वेरिएंट चल रहा है, कोविड चल रहा है, उससे बचने के लिए एक तो आहार मीन्स डाइट पे बराबर ध्यान दें, दूसरा निद्रा माने नींद बराबर लें, कम से कम 6 से 8 घंटे, और व्यायाम। मतलब 3 सूत्र तो ऐसे हैं कि इससे बचने के लिए हर व्यक्ति की इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छे हैं। मतलब फ्रेश फूड लेना है घर का, समय अनुसार लेना है, कि रोज 10:30 बजे लंच करते हैं, 11 बजे करते हैं, तो उतनी बजे ही करना है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम में तो 2 बजे तक खाना खा रहे, तो वो सर्केडियन रिदम जो शरीर का है वो दिनचर्या जो है वो कहना चाहिए अस्त व्यस्त हो जाती है, तो शरीर के ऊपर इम्यूनिटी जो है उससे कम होती है। तो दूसरा नींद कम से कम 6 से 8 घंटे, मैंने रात को 10 या 10:30 तक सो ही जाना है। ये अगर कर लें तो भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और 30 मिनट अगर हम रोज थोड़ा हल्का सा व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम के द्वारा भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रहती है। तो एक तो व्यायाम रोज करें, और दूसरा आयुर्वेद ने कुछ रसायन बता रखे जो रसायन हर अवस्था में उपयोगी है। तो जैसे अपन च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं, दूसरा पिछली बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कुछ ड्रग्स जो है उनका कोविड के लिए स्पेशल ट्रायल किया था, और उनके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले थे। उनमें तो अश्वगंधा है, अश्वगंधा इजीली अवेलेबल है, तो जिनको भी थोड़ा वीकनेस लगती है, थोड़ा सा जिनका स्वास्थ्य ऐसा रहता है, वो कम से कम 10, 12, 15 दिन तक सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोनों टाइम दूध के साथ ले सकते हैं। उसके साथ में जो है गिलोय है, मुलेठी है, इनका प्रयोग 10 से 15 दिन चिकित्सक के परामर्श से, यानी कि कंटिन्यू 2 महीने तक काफी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो प्रॉपर क्वांटिटी में जैसा चिकित्सक बताए उसके मान से उनको लेते रहना चाहिए। इनकी टेबलेट भी आती है, जैसे तुलसी है, शुंठी है, मरीच है, हल्दी है, दालचीनी है, लवंग है, शतावरी है, जीरा है, धनिया, ये सब चीजें जो है हमारे कहीं न कहीं खाने में
या डिकॉक्शन में उस रूप में उपयोग करते रहें। और साथ में जो कहना चाहिए कि हमारे घर पे जो अजवाइन है जी, या फिर अपन कहना चाहिए कि जैसे नीलगिरी का वो जो यूकेलिप्टस ऑयल है, तो अजवाइन का और इनका अगर थोड़ा सा भाप ले तो उसके द्वारा मतलब बाहर से अगर घूम के निकल के आए तो थोड़ी देर के लिए अगर भाप ले लें तो जो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत भी कुछ है वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम उसके द्वारा भी अपने आप को ध्यान रख सकते हैं। और साथ में खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइन जारी करी है जो अभी ओमिक्रॉन में भी उतनी ही प्रभावी है। और उस गाइडलाइन में खास तौर से जिन चीजों का विशेष रूप से वो किया गया है, निर्देश किया गया है, उनमें हमने खास तौर से जो बताया है दिन भर में कि तो एक थोड़ी सी चुटकी हल्दी लें या थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें, पानी गर्म कर लें और बाहर से जब भी आए तो घर आके कर लें। तो कई बार हम चाहते हुए बाहर जाना बहुत जरूरी रहता है और जाना ही पड़ता है, और या फिर त्रिफला चूर्ण को उबाला या मुलेठी को उबाला और उसके पानी से गरारे कर लीजिए, थ्रोट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा अणु तेल है, शतबिंदु तेल है, या घर पे तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो या गाय का घी हो, तो इसको एक एक ड्रॉप दोनों नाक में अगर बाहर निकलने से पहले डाल के जाएं तो जितना काम मास्क करता है उतना ही बायोमास्क के रूप में ये जो है नष्ट करता है। उसी प्रकार से कहना चाहिए कि नित्य अगर 30 मिनट तक का व्यायाम करें और पीने का पानी जो लेते हैं अगर उसमें धनिया है, अदरक है, तुलसी है, जीरा है डाल करके पानी गर्म कर लें, उस पानी को अगर दिन में पिए। और आयुष स्वाद तो बता ही रखा है, इसमें दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और इसको गुड़ का प्रयोग करके और हम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ताजे मौसमी फल, और उन फलों में भी 2 फल विशेष हैं, एक ऑरेंज और दूसरा आंवला। अभी आंवला फ्रेश मिलता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। और ऑरेंज दोनों ये अगर बराबर खाते रहें तो भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हमको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और कहना चाहिए कि एक गोल्डन मिल्क जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने उसमें बताया है कि रात को सोते टाइम थोड़ा सा हल्दी डाल के अगर दूध पीते हैं तो और इन्फेक्शन भी और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से आयुष को आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक संशमनी वटी है जो गिलोय की बनती है केवल, तो जिनको भी थोड़ा कफ, कोल्ड या फीवर लग रहा है वो सुबह दोनों टाइम उसको ले लें। और अगर ज्यादा कुछ सिम्टम्स है तो चिकित्सक के परामर्श से, जैसे कि जहाँ कोविड हेल्थ सेंटर है उनमें जा करके, और फिर लग रहा है कि घर पे रह करके हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस अवस्था में चिकित्सालय में जाकर के चिकित्सक के परामर्श के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए। अच्छा सर, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अब पोस्ट कोविड का। पहले भी कोविड हुआ, अभी भी कोविड हो गया और अब ठीक हो गए हैं, तो लेकिन उसके बाद उसके शरीर पे कुछ असर पड़ना शुरू हो जाता है और उनसे बहुत कमजोरी आ जाती है और अमूमन जो बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत खास दिक्कत है। तो ऐसे में पोस्ट कोविड वाले मरीज किस तरह का ध्यान रखें, उस पर भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी शेयर कीजिए। जी देखिए, जो अभी कोविड है इसमें 3 लक्षण मुख्य बताए। एक तो सामान्य लक्षण बताए, कुछ गंभीर लक्षण बताए, कुछ अन्य लक्षण बताए। सामान्य लक्षण में सर्दी, जुकाम, बुखार हुआ, थोड़ा बहुत कभी थकान लगी, बदन दर्द हुआ, इतना एक सामान्य लक्षण। ये कोविड के इसमें पेशेंट में कुछ में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। अन्य लक्षणों में जैसे कई बार क्या सर दर्द थोड़ा हो रहा है, कभी कभी कुछ पेशेंट में, जैसे हमारे एडमिट है तो कुछ पेशेंट में कंप्लेन हमको लूज मोशन की भी मिली, कुछ पेशेंट में थोड़ा सा ये रेशेस हो जाते हैं ना बॉडी पे, जैसे स्किन पे इचिंग हो रही है, खुजली चल रही है या चकत्ते हो गए, आंख में थोड़ा सा रेडनेस आ गई, ये लक्षण मिलते हैं। और गंभीर लक्षण वहाँ मिलते हैं जब थोड़ा बहुत सांस में तकलीफ होने लग गई या सीने में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत मतलब कहने का कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें 85% लोग घर पे रह के अपना इलाज कर सकते थे, 15% को हॉस्पिटल की आवश्यकता थी। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें 1 से 2% व्यक्ति को ही केवल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, वो भी अगर उनको कोई हिस्ट्री है तो। अब इसमें क्या, कई बार हम कोविड से ठीक होने के बाद में एक तो वीकनेस है, कई लोगों को बैकएक मतलब बॉडी पेन जो है वो 1-2 महीने तक रहता है, तो ये लक्षण मिल सकते हैं। जिनको अस्थमा की तकलीफ थी उनको कोविड ठीक होने के बाद भी अस्थमा कंटिन्यू रहा। कुछ लोगों को डायबिटीज पहले नहीं थी लेकिन टेस्ट कराने पर डायबिटीज भी मिल रही है। तो इन चीजों से बचने के लिए खास तौर से तो हमारा डाइट का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। थोड़ा सा रसायन द्रव्य जो बता रखे, च्यवनप्राश आदि या अगस्थालिक की रसायन, इनका थोड़े समय सेवन कर सकते हैं। ये कई बार ज्यादा अगर लग रहा है कि वीकनेस बहुत ज्यादा है, या फिर कई बार होता है कि अस्थमा की तकलीफ हो रही है, जॉइंट पेन शुरू हो गया है,
सीने में दर्द हो रहा है, इसमें लक्षण के अनुसार चिकित्सक को बता करके वो जो परामर्श दे वो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए। हमने जब से कोविड के पेशेंट आना बंद हुए थे तब से इस सेंटर को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट सेंटर कर दिया था। अच्छा। जो भी पोस्ट कोविड वाले उनके कोई भी लक्षण है तो उनके लिए स्पेशली हमने मेडिसिन उसके लिए बनाई थी। और खास तौर से बच्चों में अभी काफी लक्षण मिल रहे, तो बच्चों के लिए बाल रक्षा किट विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने बनाई और उसका भी वितरण कई जगह किया जा रहा है। तो बच्चों के लिए आयुर्वेद बाल रक्षा किट उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो अणु तेल है, हरिद्राखंड है, आयुष क्वाथ है, इन चीजों का प्रयोग बाकी लोग भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अपना स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छे से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि जो एलोपैथी में अभी एक गोली आई है जो कोरोना को लेके, अभी हालांकि उसको लेके अभी डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि केवल सीनियर सिटीजन को ही देनी है या जरूरत पड़ने पर ही देनी है, तो आयुर्वेद में भी कोई ऐसी गोली कोरोना को लेके अभी उस पर या रिसर्च हो रही है या कोई उसके लिए लाइसेंस की तैयारी चल रही है, कुछ इस तरह का अभी आयुर्वेद में भी कुछ हुआ है ऐसा? जी आयुर्वेद में अलग अलग मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवाया। हाँ। और एक नहीं अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट के माध्यम से। हाँ। कोरोना के पेशेंट में, और उसमें जो है आयुष 64 जो टेबलेट है उसके बड़े अच्छे परिणाम निकले। और आयुष 64 जो लेते हैं उनको यहाँ तक कि फीवर वगैरह के लिए पैरासिटामोल भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा। तो जिनको जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, जिनको कहना चाहिए कि अपन कह सकते हैं कि कोविड पेशेंट है, ऐसे व्यक्तियों को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से निःशुल्क पूरे भारतवर्ष में इसका वितरण किया गया। और आयुर्वेद के जितने चिकित्सालय उनमें निःशुल्क उपलब्ध है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी वितरण के लिए उपलब्ध है। तो आयुष 64 अगर व्यक्ति लेता है तो ये कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी मेडिसिन है। अच्छा, तो इसका लेने का तरीका क्या है सर? मतलब किस तरीके से लिया जाता है? गर्म पानी से, दूध से, या किस तरीके? सिम्टम्स को ध्यान में रख करके जी, एक गोली सुबह शाम या 2 गोली सुबह शाम, जितनी तीव्रता है लक्षणों की उसको ध्यान में रखते हुए सुबह शाम दोनों टाइम पानी के साथ में लेने के लिए बताया है। और आयुष 64 का जो पैकिंग है उसके ऊपर भी पूरा इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, दोनों डोज में कितनी देर का अंतराल रखना है। तो जो पॉजिटिव है ये केवल उनके लिए है, और बाकी इम्यूनिटी और ये तो हर व्यक्ति ले सकता है। जी। आपने रेडियो नोडा लोक मंच 91.2 FM पर विस्तार से कोविड और ओमिक्रॉन से जुड़े उन मरीजों को बड़ी राहत वाली जानकारी दी है कि किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और आयुर्वेद के जरिए कैसे आदमी का जो स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है। ये सब आपने बहुत बहुत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश साहब। जी, आपका भी धन्यवाद, और खासतौर से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और इससे अगर वो लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रयास सार्थक होगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जी को, जिन्होंने कोविड काल और ओमिक्रॉन से जुड़े उन मरीजों के बारे में सलाह दी कि वो ऐसे समय में क्या करें, क्या खाएं, कैसी नींद लें, कैसा भोजन करें और किस तरीके से अपना और अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का बचाव रखें, क्या क्या सावधानी बरतें। आप सब लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और अमल में लाइएगा। हमें उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि रेडियो नोडा लोकमंच 91.2 FM के इस कार्यक्रम के जरिए आप सब इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इसे ध्यान से सुनेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।